आज का हमारा विषय है सिंधु नदी बेसिन। सिंधु और उसकी जो सहायक नदियां हैं उसके बारे में हम लोग आज विस्तार से पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। ये चित्र आप लोग देख रहे होंगे, इसमें यहाँ मैंने मानसरोवर झील कैलाश पर्वत लिखा हुआ है। तो मानसरोवर झील जो कि तिब्बत में है, यहीं से ये जो बना हुआ है, यहाँ से ये सिंधु नदी निकलती है। ये जो मोटी लाइन मैंने खींचा हुआ है, ये किसका प्रतिनिधित्व करती है? सिंधु नदी का। ये देखिए, यहाँ से आते हुए ये यहाँ अरब सागर में, ये अरब सागर बना हुआ है, अरब सागर में सिंधु नदी गिरी जाती है। लेकिन इससे पहले इसमें कई नदियां आके मिलती हैं, उनके बारे में भी यहाँ अध्ययन करना होगा। तो देखिए, इसके लिए आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैंने लिखा हुआ बायां। इस दिशा से जो नदियाँ इस सिंधु में मिलेंगी, इधर से भी जो भी नदियाँ मिलेंगी तो उनको क्या बोला जाएगा? बाएं तरफ से सिंधु में मिलने वाली नदियाँ। और ये क्या लिखा है मैंने? यहाँ लिखा हुआ है दायां। इधर से जो भी नदियाँ मिलेंगी सिंधु में, तो उसको दाएं तरफ से सिंधु में मिलने वाली नदियाँ बोला जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको। अब देखिए, यहाँ राकसताल झील जो कि कहाँ है? मानसरोवर झील के पास ही है। यहाँ से निकलती है सतलज नदी। सतलज नदी यहाँ से निकलती है और आगे बढ़ती है। रास्ते में उसे ब्यास नदी मिलती है। ब्यास नदी जो कि कहाँ से निकली है? ब्यास कुंड से निकली है, वो मिल जाती है सतलज में। और मिलते हुए ये लोग आगे बढ़ के पंचनद, एक मीठन कोट एक जगह है, वहाँ पास ही नदी आके मिल जाती है और आगे बढ़ते हुए चली जाती है कहाँ? सिंधु नदी में मिल जाती है। किस तरफ से? बाएं तरफ से। तो यहाँ मैंने आपको बता दिया ब्यास और सतलज के बारे में। आगे देखिए, यहाँ कौन सी नदी है? रावी नदी है। रावी नदी कहाँ से निकलती है? एक रोहतांग दर्रा है, उसी के समीप से रावी नदी निकलती है। आगे बढ़ते हुए वो मिल जाती है चेनाब में, और चेनाब से होते हुए वो पंचनद यहाँ मीठन कोट के पास आ जाती है, या यहाँ से होके फिर कहाँ चली जाएगी? सिंधु नदी बेसिन में। तो ये रावी होगी। अब देखिए, यहाँ मैंने लिखा हुआ चेनाब नदी कहाँ से निकलती है? बड़ा लाचा दर्रे के समीप से चेनाब नदी निकलती है, और यहाँ से होते हुए चेनाब आगे बढ़ते हुए पंचनद के पास मीठन कोट में अन्य नदियों के साथ मिलते हुए अंत में कहाँ मिलती है? सिंधु नदी में मिल जाती है। किस तरफ से? बाएं तरफ से। ये झेलम लिखा हुआ है। झेलम कहाँ से निकलती है? बेरीनाग झील से निकलती है और आगे बढ़ती है। आगे इसी में किशनगंगा नदी, छोटी नदी है, कुहर नदी, इसी झेलम में मिलते हुए ये लोग आती हैं, और चेनाब में झेलम नदी मिल जाती है, और चेनाब से होते हुए फिर पंचनद में मिलते हुए ये मिल जाती हैं कहाँ? सिंधु नदी में, मेन नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो ये सब जो मैंने नदियाँ आपको बताया, ये किस दिशा से मिलती हैं सिंधु में? तो बाएं तरफ से मिलती हैं। अब देखिए, इधर की जो नदियाँ हैं, छोटी छोटी जो सहायक नदियाँ हैं, उनके बारे में भी जान लेते हैं। ये देखिए, यहाँ नुब्रा नदी है। नुब्रा नदी यहाँ से आती है और बगल से ही सयोक नदी आती है। नुब्रा सयोक में मिलती है और फिर दाहिने किनारे से किसमें? सिंधु में मिल जाती है। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, गिलगिट नदी है एक, ये भी दाएं किनारे से होते हुए मिल जाती है सिंधु में। काबुल नदी आती है दाहिने से ही, और बीच में उससे स्वाद नदी मिलती है, और दोनों नदियाँ बातें हुए मिल जाती हैं किसमें? सिंधु नदी में। इसी तरह यहाँ देखिए, तोची नदी आती है और इधर से कुर्रम नदी आती है, दोनों नदियाँ मिलती हैं, फिर आगे बढ़ के सिंधु नदी में मिल जाती हैं। इसी तरह यहाँ देखिए, कुंदर, झोप, गोमल, तीनों नदियाँ अगर अलग अलग आके एक ही धारा में संयुक्त होकर अंत में सिंधु नदी में मिल जाती हैं, और मिलते हुए अंत में वो कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में गिरती हैं सिंधु नदी। देखिए, अब यहाँ बात करते हैं ये जो पंचनद द्वारा निर्मित द्वाब। पंचनद नाम से स्पष्ट एक 5 नदियाँ होंगी। और दोआब किसे कहते हैं? 2 नदियों के बीच भूमि क्षेत्र को दोआब के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ दोआब की बात किया गया, उसका नाम भी एग्जाम में आ सकता है, कौन सा दोआब किस नदी के, किन नदियों के बीच में है। देखिए, जैसे यहाँ लिखा है पहला विष्ट दोआब किस एरिया में है? ब्यास और सतलज के बीच में। नाम से देखिए, वी से लीजिएगा ब्यास, और आधा सा है तो उससे सतलज लीजिएगा।
दोआब किन नदियों के बीच में है? ब्यास और सतलज के बीच में। यहाँ चित्र में आप लोग देख सकते हैं, ये सतलज नदी है, ये ब्यास। तो इस क्षेत्र में जो भी दोआब होगा वो क्या कहलाएगा? बिष्ट दोआब कहलाएगा। अगला दूसरे दोआब का नाम है, दोआब क्षेत्र का नाम है बारी दोआब। बारी दोआब, यहाँ भी इस अक्षर पे देखिए बारी दिया है, तो बा से ब्यास और री दिया है, री से क्या हो जाएगा? रावी के बीच। ब्यास और रावी के बीच जो क्षेत्र पड़ेगा वो बारी दोआब कहलाएगा। यहाँ चित्र में देखिए ब्यास नदी ये है और रावी ये है, इनके बीच का जो एरिया पड़ेगा वो कौन सा दोआब कहलाएगा? बारी दोआब। अगला तीसरा नंबर यहाँ दिया हुआ है रचना दोआब। रा से रावी, चा से चेनाब। रावी और चेनाब के बीच का जो दोआब होगा वो रचना दोआब कहलाएगा। ये देखिए रावी है, यहाँ चेनाब है, इनके बीच जो दोआब का एरिया है, दो तरफ से पानी का घिरा हुआ एरिया, ये क्या कहलाएगा? रचना दोआब कहलाएगा। चौथा देखते हैं, चौथा है चाज दोआब। चाज दोआब देखिए किन नदियों के बीच? चा से चेनाब और जा है तो इसको झा से सेंस लगाइएगा। चेनाब और झेलम के बीच के जो क्षेत्र है उसे चाज दोआब कहते हैं। चेनाब और झेलम के बीच का जो क्षेत्र है, दोआब है, उसको चाज दोआब कहते हैं। लास्ट है सिंध सागर दोआब। सिंध सागर, झेलम और सिंधु के बीच का जो क्षेत्र है, झेलम कहाँ है? ये झेलम नदी है, तो झेलम और सिंधु के बीच का जो दोआब है वो क्या कहलाएगा? सिंध सागर दोआब। तो ये था चित्र के माध्यम से मैंने आपको सिंधु नदी बेसिन के बारे में बताया। अब इनसे संबंधित जो छोटी जानकारियां हैं जो एग्जाम में कई बार आया है उसको देखते हैं। यहाँ देखिएगा सिंधु नदी तंत्र इसलिए लिखा जाता है क्योंकि उसमें काफ़ी नदियाँ आके मिल जाती हैं। अब देखते हैं, देखिए सिंधु तंत्र विश्व के विशालतम नदी तंत्रों में से एक है। इसके अंतर्गत सिंधु तथा उसकी सहायक झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, जास्कर, गोमल, श्योक, सिगार, कुर्रम, काबू तथा गिलगित सम्मिलित है। मतलब जो इसकी सहायक जो सभी नदियां हैं सब मिल के ही एक तंत्र का निर्माण करती हैं जिसको सिंधु नदी तंत्र कहते हैं। अब बात करते हैं ये सिंधु तिब्बत के मानसरोवर झील, याद रखिए कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से निकलती है। यह कितनी लंबी है सिंधु नदी? 2880 किलोमीटर लंबी है। भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर भारत में सिंधु नदी है? 1114 किलोमीटर है। तथा इसका संग्रहण क्षेत्र 11.65 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये नहीं पूछेगा लेकिन ध्यान दीजिएगा। भारत पाकिस्तान के बीच हुए सिंधु जल समझौते के अंतर्गत भारत सिंधु व उसकी सहायक नदियों में झेलम और चेनाब के 20% जल का उपयोग कर सकता है। कितना? 20% जल का भारत प्रयोग कर सकता है। इसमें याद रखिएगा सिंधु जल समझौता भारत पाकिस्तान के बीच कब हुआ था? 1960 में हुआ था। अब बात करते हैं आगे। सिंध नदी जम्मू कश्मीर के एकमात्र, एग्जाम में आया हुआ है, लेह जनपद से होकर गुजरती है। अगर एग्जाम में आपसे पूछे कि भारत के किस जनपद से सिंधु नदी गुजरती है, एकमात्र जनपद का नाम बताइए, तो लेह याद रखिएगा। सिंधु नदी की बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में ये याद रखना है, बाईं ओर से पंजाब की जो पांचों नदियां हैं, पंजाब का नाम ही आप लोग जानते हैं पंच आप। पांच आप मतलब पानी होता है, 5 नदियों वाला क्षेत्र, पानी वाला क्षेत्र। तो ये 5 नदियां यानी सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, ये सिंधु में किस ओर से मिलती हैं? बाईं ओर से मिलती हैं। ये पांचों नदियां संयुक्त रूप से सिंधु नदी की मुख्य धारा में मीठन कोट के पास मिलती हैं, मैं बता चुका हूँ। जास्कर, स्यांग, सिंगार, गिलगिट, हुंजा बाईं ओर से मिलने वाली अन्य प्रमुख नदियां। नक्शा आप लोग देख लीजिएगा। दाईं ओर से मिलने वाली नदियों में श्योक, काबुल, तोई, निकोवा, गोमल प्रमुख हैं। अगला देखते हैं, काबुल और उसकी सहायक नदियां सिंधु के अटक के पास मिलती हैं। पूछ ले अगर सिंधु में काबुल और उसकी सहायक नदियां कहाँ मिलती हैं, तो अटक के पास मिलती हैं। सिंधु नदी दक्षिण पश्चिम की ओर बहते हुए दिशा में दक्षिण पश्चिम की ओर बहते हुए कराची के पूरब में कहाँ गिर जाती है? अरब सागर में गिरती है। ठीक है, अब देखते हैं इसकी जो मुख्य 5 नदियां सहायक हैं उनके बारे में, काफ़ी क्वेश्चन आते रहते हैं, उसको हम लोग देखते हैं। तो पहला उठाते हैं झेलम नदी।
झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या था? बितस्ता। झेलम का प्राचीन नाम बितस्ता है। झेलम नदी पीर पंजाल पर्वत में स्थित वेरीनाग झील से, झेलम किससे निकलती है? वेरीनाग झील से। वेरीनाग झील कहाँ है? पीर पंजाल पर्वत के पास है। से निकलकर बुलर झील में मिलती है। बुलर झील में मिलती है। श्रीनगर इसी नदी के किनारे है। क्वेश्चन कई बार आया है, श्रीनगर किस नदी के किनारे है? तो ये झेलम नदी के किनारे है। अगला देखते हैं। पुनः आगे बढ़कर मुजफ्फराबाद में मंगला तक वह भारत पाक सीमा के लगभग समानांतर बहती है। मंगला तक वो भारत पाकिस्तान सीमा के समानांतर बहती है। झेलम तथा रावी पाकिस्तान में झंग एक क्षेत्र है। झंग के निकट चेनाब नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक, किसकी सहायक है? किशनगंगा नदी है। पूछ सकता है एग्जाम में, किशनगंगा किसकी सहायक? तो याद रखिए झेलम की, जिसे पाकिस्तान में नीलम नाम से जाना जाता है। झेलम की संयुक्त धारा को पाकिस्तान में झेलम नीलम, किस नाम से? झेलम नीलम नाम से जाना जाता है। ठीक, ये था झेलम नदी। आगे देखते हैं। दूसरी नदी का नाम है चेनाब। चेनाब का प्राचीन नाम अस्किनी था। प्राचीन नाम अस्किनी। चेनाब नदी लाहुल में बड़ा लाचा दर्रे के दोनों ओर, इस दर्रे के याद रखिएगा, बड़ा लाचा दर्रे के दोनों ओर चंद्र और भागा दो नदियों के रूप में निकलती हैं। ये दोनों नदियां मिलकर चेनाब कहलाती हैं। क्वेश्चन आया हुआ है कि किन दो नदियों के मिलने के बाद जो है नदी का नाम चेनाब पड़ता है? तो याद रखिए चंद्र और भागा। चेनाब हिमालय प्रदेश में चंद्रभागा कहलाती है। हिमालय प्रदेश में ये संयुक्त रूप से क्या कहलाती है? चंद्रभागा कहलाती है चेनाब। अगली नदी का नाम है रावी नदी। रावी नदी का प्राचीन नाम पुरुषणी नदी था। रावी का उद्गम स्थान कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप है। रोहतांग, ये हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा, तो कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप से रावी नदी निकलती है। और इसी के निकट ब्यास कुंड से ब्यास नदी भी निकलती है। इसकी घाटी को कुल्लू घाटी कहते हैं। पाकिस्तान में सराय सिंधु के निकट चेनाब में रावी नदी मिल जाती है। अगली नदी का नाम है ब्यास। ब्यास का प्राचीन नाम था पिपासा। ब्यास का उद्गम कुल्लू घाटी में रोहतांग दर्रे के दक्षिण किनारे से होता है। रोहतांग दर्रे के दक्षिण किनारे से कौन नदी निकलती है? ब्यास। यह सतलज की सहायक नदी है। कपूरथला के निकट हरिके नामक स्थान से ये सिंधु मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? हरिके नामक स्थान, जो कि कहाँ है? कपूरथला के पास है। अगली लास्ट नदी है सतलज। सतलज का प्राचीन नाम था शत्रुदी। सतलज मानसरोवर झील के समीप स्थित राकस ताल से, कहाँ से? राकस ताल से निकलती है और सिपकिला दर्रे के पास भारत यानी हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। क्वेश्चन आया हुआ है, हिमाचल प्रदेश प्रवेश करती है। स्पीति नदी इसकी मुख्य सहायक नदी है। सतलज की मुख्य सहायक नदी कौन है? स्पीति नदी है। भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर ही बनाया गया है। ठीक है, ये था सिंधु नदी तंत्र। ठीक है, धन्यवाद।